गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 16 अक्टूबर, दिन सोमवार। आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें रही हैं जो कि हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसे खबरों के जो प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इन्वेंशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंटरवेंशन। ओके, पहला है कि ये जो SAI है, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंटरवेंशन, एल्बिडो में कमी के कारण शीतलन प्रभाव उत्पन्न करने के लिए समताप मंडल में एरोसोल का प्रवेश कराता है, जो ज्वालामुखी शीतकाल में स्वाभाविक रूप से होता है। ठीक है, दूसरा है, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंटरवेंशन ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए और सौर जियो इंजीनियरिंग की एक प्रस्तावित विधि है। मध्यम SAI उच्च उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया जैसे मध्य अक्षांश वाले समशीतोष्ण क्षेत्रों में खाद्य उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप भी वीडियो को पॉज करिए और आराम से सारे ऑप्शंस को पढ़िए। ठीक है, चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। दोस्तों देखिए, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंटरवेंशन ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सौर इंजीनियरिंग की एक प्रस्तावित विधि है, यानी जो ऑप्शन 2 था वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके तहत वैश्विक दीप्ति मंदकता यानी जो ग्लोबल डिमिंग होती है, इसका मतलब होगा दोस्तों ग्लोबल डिमिंग का कि कुछ टाइम ऐसा होता है हमारा, खास करके ठंडियों में, जब जो सौर विकिरण है वो कम मात्रा में पृथ्वी पर पहुंच पाती है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। और बढ़े हुए अल्बिडो के माध्यम से शीतलन प्रभाव पैदा करने के लिए समताप मंडल में एरोसोल को मुक्त किया जाएगा, जो कि ज्वालामुखी सर्दियों के दौरान स्वाभाविक रूप से होता है। अतः कथन 1 जो है वो सही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कथन 1 में ये था कि कम एल्बिडो, जबकि यहाँ पे बढ़ा हुआ एल्बिडो है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिलीपींस में क्या हुआ था? वर्ष 2001 में माउंट पिनाटुबो में हुए विस्फोट से लगभग 15 मिलियन टन सल्फर डाइऑक्साइड समताप मंडल में उत्सर्जित हुआ, जो बाद में एरोसोल कण बना, यानी SO2 बहुत मात्रा में ज्वालामुखी विस्फोट से रिलीज हुआ था। ठीक है, और जो नासा है उसके अनुसार इस घटना के अगले 15 महीनों में औसत वैश्विक तापमान में लगभग 0.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई थी। है ना, आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों हुआ था। जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो रिलीज़ हुए और वो ऐसा फॉर्म बनाए अपना। ठीक है, और जब सूर्य की किरणें आने लगी तो इसने क्या किया, इसको इनका परावर्तन कर दिया। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? एल्बिडो भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो तीसरा ऑप्शन था कि ये उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया जैसे मध्य अक्षांश वाले देशों में खाद्य उत्पादकता को बढ़ा सकता है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। क्यों बढ़ा सकता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो बहुत कम होता है। अब क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है तो इससे नुकसान ये होता है हमारा कि जो पौधों को जो प्रकाश संश्लेषण के लिए और ग्रोथ के लिए जितना भी एनर्जी चाहिए, सनलाइट चाहिए, वो मिल नहीं पाता है। और इस प्रोसेस से हम लोग उस सनलाइट को वहाँ पे उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे कि जो उत्पादकता है वो बढ़ेगी। ठीक है, चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न दोस्तों पर्यावरण से रिलेटेड है ना। डांसिंग फ्रॉग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, डांसिंग फ्रॉग डांसिंग फ्रॉग विशेष रूप से माइक्रिक्लस जीनस से संबंधित मेढकों का एक समूह है ना। ये एक समूह है मेढकों का, उसका नाम है ये। डांसिंग फ्रॉग की संख्या मच्छरों की आक्रामक प्रजातियों तथा विभिन्न मानव जनित कारकों के कारण खतरे में है। ठीक है, ये सघन क्षेत्र वाले आवरण में निवास करना पसंद करते हैं। ये आमतौर पर पश्चिमी घाट में धीमी प्रवाह वाली 12 नदियों के पास पाए जाते हैं। अब इसमें ये बताना है दोस्तों कितने सही नहीं है। ओके, तो दोस्तों इसका आंसर देखने से पहले हम लोग इसको खुद एक अप्रोच देखते हैं कि इस प्रश्न को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, पहला जो ऑप्शन है ये, इसके बारे में तो कोई आइडिया नहीं लग रहा है, बिल्कुल फैक्ट है। पर दूसरा आप देखेंगे तो इनकी संख्या में जो कमी आ रही है
मच्छरों की आक्रामक प्रजाति और मानव जनित कारक। तो ये तो डेफिनेटली होगा ही दोस्तों, ठीक है। और खतरे में है ना, इसमें कुछ ऐसा 100% नहीं बोल रहा है, ये बता रहे कि हाँ इसके कारण खतरा हो सकता है, खतरा होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग सही मान सकते हैं, ठीक है। ये सघन क्षेत्र वाले आवरण में निवास करना पसंद करते हैं और आमतौर पर देखिए एकदम जनरलाइज्ड वर्ड को यूज़ किया गया कि आमतौर पे यहाँ पे मिल सकते हैं। और जाहिर सी बात है दोस्तों, नदियों के पास मेंढक तो मिल ही सकते हैं, और अगर एक भी मेंढक मिल जाता है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट सही ही होना चाहिए। ओके, तो ये और ये हम लोग दो सही है ये मान रहे हैं, ठीक है। और कितने सही नहीं है पूछा है, तो दो तो सही हैं, ये तो हम लोग कन्फर्म हो गए। अब क्योंकि दो सही है तो ये और ये तो ख़त्म हो जाएगा, या तो सिर्फ एक गलत होगा या कोई भी गलत नहीं होगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक नाम दिया गया है एक प्रजाति का, तो इसमें चांस है कि ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे तो हम लोग 50-50 तक पहुँच गया, आंसर को देखते हैं अब। तो देखिएगा आंसर में ये है कि ये वाला जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सही, ठीक है। और इसी तरीके से जो बाकी है ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावास के बारे में विचार करना है हमको और सही देखना है ना दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे सही नहीं भी पूछता है कई बार। इसका उद्देश्य सामाजिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी मानव अधिवास का विकास करना तथा सभी के लिए पर्याप्त आश्रय की उपलब्धता को बढ़ाना है। सुन के एकदम सही चीज़ लग रही है, क्योंकि यूएन का एक प्रोजेक्ट, यूएन की एक बॉडी है ये, और ये जो पहला इसका स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ऐसा है कि हाँ यूएन का ऐसा लक्ष्य होना ही चाहिए, है ना, प्रोग्रेसिव है बिल्कुल। दूसरा है दोस्तों विश्व पर्यावास दिवस 2023 की थीम लचीली शहरी अर्थव्यवस्थाएं विकास और बहाली के चालक के रूप में शहर है, ठीक है। तो थीम। तीसरा हो जाएगा यूएन स्क्रॉल ऑफ ऑनर पुरस्कार विश्व पर्यावास दिवस के वैश्विक आयोजन में प्रदान किया जाता है। अब बताना कितने कथन सही है। चलिए देखते हैं इसके आंसर को। देखिए दोस्तों, यूएन हैबिटेट संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवास कार्यक्रम एक बेहतर शहरी भविष्य की दिशा में काम करने वाला संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य सामाजिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी मानव अधिवास के विकास तथा सभी के लिए पर्याप्त आश्रय की उपलब्धता को बढ़ाना है, इसलिए कथन एक सही हो जाएगा। फिर 2023 की थीम दोस्तों जो ऑप्शन में दिया हुआ था वही थीम है यहाँ पे, तो ऑप्शन 2 भी सही हो जाएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य उन पहलों को स्वीकार करना है जिन्होंने मानव बस्तियों, आवास के प्रावधान, गरीबी में रहने वालों या विस्थापित लोगों की दुर्दशा को उजागर करने, मानव बस्तियों के विकास और सुधार तथा शहरी जीवन की गुणवत्ता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है, ठीक है। और ये क्या है, एसडीजी का लक्ष्य 11 का जो है विस्तृत रूप है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। और दोस्तों जो थर्ड ऑप्शन था पुरस्कार वाला, यूएन हैबिटेट स्क्रॉल ऑफ ऑनर पुरस्कार, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस को वैश्विक आयोजन में प्रदान किया जाता है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, तीनों स्टेटमेंट दोस्तों सही हैं। अब आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों फिर एक बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान, इसके बारे में बताना क्या सही नहीं है, यानी कि जो रॉन्ग होगा, जो गलत होगा हमको बताना है कि इसमें गलत कौन कौन सा है। ओके, तो देखिए AIBD की स्थापना वर्ष 1977 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को के तत्वाधान में की गई है। दूसरा है यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विकास के क्षेत्र में एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग के देशों की सेवा करने वाला एक अद्वितीय क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। तीसरा है एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन AIBD द्वारा अपने सहयोगियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से आयोजित वार्षिक सम्मेलन है, ठीक है दोस्तों। अब इसके उत्तर को देखते हैं। एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान की स्थापना वर्ष 1977 में यूनेस्को के तत्वाधान में की गई थी, इसलिए कथन एक हो जाएगा सही। इसका सचिवालय कहाँ है, कुआलालंपुर में है, जो मलेशिया में रहता है, ठीक है। इसकी मेज़बानी मलेशिया गवर्नमेंट करती है। यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विकास क्षेत्र में एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग के देशों की सेवा करने वाला
एक विशिष्ट क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है, यानी ये भी हो जाएगा सही, ऑप्शन 2। ऑप्शन 3 को देखते हैं दोस्तों। एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन एक वार्षिक सम्मेलन है जिसका आयोजन AIBD द्वारा उनके सहयोगियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से किया जाता है। तो कथन 3 भी सही हो जाएगा। तो इसमें कितना सही हो जाएगा दोस्तों? तीनों सही हो जाएगा। तीनों सही है इसका, है ना। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ये नहीं होगा। ऑप्शन क्योंकि पूछा है सही नहीं है, तो तीनों सही है। और कितने सही नहीं है पूछा है, तो इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, ये होगा आंसर। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होंगे ये। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली। उपर्युक्त में से कितने राज्य सतलज यमुना लिंक SYL नहर से जुड़े हैं? ठीक है, चलिए इसके उत्तर को देखते हैं हम लोग। सतलज यमुना लिंक नहर विवाद भारत के पंजाब और हरियाणा राज्यों से जुड़ा है। ठीक है, इसमें दिल्ली का और एक और राज्य जो था हिमाचल प्रदेश का कोई लेना देना नहीं है। पंजाब और हरियाणा। ओके, ये याद रखेंगे दोस्तों। आज हमने फिर 5 क्वेश्चन अपने कंप्लीट किए हैं दोस्तों, जो करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है।